अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप शायद ही कोई ऐसा शख्स हो पाकिस्तान में या दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरा में जिसको ये एहसास ना हो कि कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एक तलातो मचाया और इतना बड़ा तलातो मचा दिया कि शायद उनको खुद ही भी अंदाज़ा नहीं होगा कि जो कुछ वो कहने जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म का हिजान और कैफियत जो है पैदा होगी। वो टुकड़ा कामरान खान साहब के साथ प्रोग्राम में एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा यह मेरिट पे होनी चाहिए। ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। एक है मफरूर मुल्क से, कॉन्विक्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सिलेक्ट करे? अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। क्या हो इसके लिए? क्या आप क्या कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है, मैं वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती है। साफ अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त तक जनरल बाजवा कंटिन्यू करें आर्मी चीफ, और जब इलेक्शन हो जाए और उसके बाद नई जो गवर्नमेंट आए फिर वो आर्मी चीफ लगाए। इज दैट राइट? इसका वकील क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि मुल्क एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का सामना कर रहा है। अगर ये एक तो हमें ये पता चला कि अब वाकई इमरान खान वो सादा इमरान खान नहीं रहे बल्कि सियासतदान बन चुके हैं। कल जो उन्होंने कहा है उसके बाद से जो कुछ हुआ उसके हवाले से हम बात करते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, कहना वो क्या क्या चाहते थे और क्या उन्होंने कह दिया है और उससे क्या इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं PMLN के रहनुमा जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, MNA हैं लाहौर से, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के, फाइनेंस एंड रेवेन्यू के इंटरेस्टेड हैं, एप्टमा के चेयरमैन भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू अली परवेज़ मलिक साहब, हमारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं आमिर गौरी साहब, जिनका सबसे बड़ा इल्ज़ाम और कसूर ये है कि मुझे पाकिस्तान के टेलीविज़न मीडिया में लाने वाली जो शख्सियत है वो आमिर गौरी साहब हैं। लंदन में इन्होंने ही मुझे TV में इंट्रोड्यूस किया था, तो थैंक यू आमिर गौरी फॉर ज्वाइनिंग है। जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, द न्यूज़ अखबार पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का बड़ा अखबार, उसके एडिटर हैं यहाँ इस्लामाबाद मंडी में। अंदरीप अब्बास साहिबा जो हैं तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन कर रही हैं। फॉर्मर फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के लिए, मेंबर हैं कोर ग्रुप की, मेंबर कोर कमेटी की, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अंदरीप अब्बास साहब, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अली परवेज़ मलिक साहब, एक आम तासुर ये है कि इमरान खान साहब ने एक बड़े स्किल्ड मंजब सियासतदान की तरह एक ऐसा पत्थर मारा है इस तालाब के अंदर जिससे पूरी पाकिस्तानी सियासत डिस्टर्ब हो गई और PDM के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। अच्छा, मैं गुजारिश सिर्फ इतनी सी करूंगा, क्या बेहतर होता कि इमरान खान साहब ने जो जलसे के अंदर बात की थी उसका यहाँ पे, ताकि व्यूअर्स को मुआवजा मिल जाता, आप वो स्टेटमेंट भी कौन सा जलसा? क्योंकि माशाल्लाह जो यू टर्न लिया, नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट जिस उन्होंने मेरे ख्याल से गुजरांवाला के अंदर जो बात की थी, काइंडली वो भी चले। गुजरांवाला में, फैसलाबाद में? चलें, फैसलाबाद में की थी, मेरी गलती है जी, मुझे माजरत कर दें। नहीं, वो कहा क्या था उन्होंने फैसलाबाद में? उन्होंने क्या ये कहा था कि उन्होंने ये कहा था ना कि ये लोग नहीं लगा सकते। नहीं, ये कतन नहीं कहा था, मेरिट पे होनी चाहिए, ये कतन नहीं कहा था। मैं इसके ऊपर कमेंट करने के बजाय अगले सेगमेंट के अंदर आपका जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है वो क्लिप निकाले और चलाए ताकि लोगों को पता चले वो किस तरह से यू टर्न ले रहे हैं। मैं इसको अगले सेगमेंट के लिए बहस को छोड़ देता हूँ। लेकिन अच्छा, थोड़ा मैं समझ रहा हूं कि वो जो बात है कि मेरिट पे होनी चाहिए, जवाब तो देने दें, जवाब तो देने दें। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जहां तक आइन का मुतायला मैंने किया हुआ है उसके अंदर इमरान खान साहब की ख्वाहिश की कोई वक़्त नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के अंदर आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को खुद पेरेंट किया था, जिसके अंदर हमारी जमात ने भी वोट किया था। उसके अंदर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो तरीका कार है वो तय हो चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इमरान खान की उसके अंदर कहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है कि उनकी राय के मुताबिक ये फैसला होगा या मेरी राय के मुताबिक फैसला होगा, काइंडली मुझे बता दीजिएगा ताकि हम इस बहस को आगे लेके चलें। गुजारिश ये है कि जो आर्मी एक्ट है उसके मुताबिक इंशाल्लाह वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे और इंशाल्लाह वो सबको काबिल कबूल होगा। एक्सटेंशन देंगे ये नया, उसकी गुंजाइश बिल्कुल आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है। उन्होंने जो अपर लिमिट एज की रखी हुई है उसके अंदर वो वहां पे गुंजाइश मौजूद है। आज तो सारी की सारी हुकूमत का जो ध्यान है, वो जो आफत इस मुल्क के अंदर आई हुई है जिसकी वजह से 50% आपका रकबा पानी के नीचे डूबा हुआ है, वो वहां पे रिलीफ और जो उनकी रेस्क्यू है वो स्टेज से तो बाहर आ
जाए ना, उनकी जो बहाली का इंतजाम है वो तो कर लेंगे। फैसला तो 2-3 महीने बाद होना है इंशाल्लाह। वो मैं आपसे श्योर करके जा रहा हूं, मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक वो फैसला होगा, और उस कानून के मुताबिक जो इमरान खान ने खुद तय किया। अक्टूबर में होना है। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, मैं इस खामखा की बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। गुजारिश ये है कि मेरी नजर में ऑल द लेफ्टिनेंट जनरल्स जो 30-30 साल की प्रोफेशनल सर्विस के बाद उस मुकाम तक आते हैं, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, और मेरे में वो जुर्रत मौजूद नहीं है इमरान खान साहब वाली कि मैं किसी की हुब्बुल वतनी को यहां पे आके क्वेश्चन करूं। मेरे लिए एवरीवन इज एलिजिबल फॉर दैट प्रमोशन, और उनको कंसिडर किया जाएगा, और वजीर आजम साहब का जो इस्तेकाक है उसके मुताबिक फैसला करेंगे। पर जो जरूरी बात है वो ये है कि आप ये जहन में रखिएगा कि जो रियासत के मफादात हैं उनके ऊपर वो कौन सा ऐसा लीडर था जिसको एक आईनी तरीके के जरिए जब निकाला गया था तो उसने इस मुल्क के मफादात के ऊपर सियासत की। उसने आपकी खारजा पॉलिसी के साथ क्या किया, उसने आपके मुल्क के अंदर माशी दहशतगर्दी के 2-3 अटेम्प्ट्स किए। माशी दहशतगर्दी, जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। जी बिल्कुल, इकोनॉमिक टेररिज्म। इमरान खान साहब वो कौन सी किताब का हमें मिसाल देते थे, वो आपके याद होगा ना? बिल्कुल ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन या जो बात करते हैं। तो मुझे बताएं, जब एक हुकूमत रिकॉर्ड खसारे छोड़ के जाए, बिल्कुल ठीक करें, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जब एक हुकूमत रिकॉर्ड खसारे आपके छोड़ के जाए जिसकी वजह से आपको $1 के लिए अपने घुटनों के ऊपर गिड़गिड़ाना पड़े, तो क्या इसको माशी दहशतगर्दी कहते हैं कि नहीं कहते? वो उसके बाद भी अगर किसी की यहां पे कोई कंफ्यूजन रह गई थी तो जो इन्होंने फ्यूल सब्सिडीज के साथ किया जिसको अनफंडेड छोड़ के गए, और इतना उसका क्वांटम था कि वो आपकी वफाकी हुकूमत चलाने से बढ़ गया था। इसके बाद आखिरी बात, जो शौकत तरीन साहब की जो कॉल है जिसके अंदर वो इंजीनियर कर रहे थे डिफॉल्ट, वो चलाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा। और आखिरी बात, सॉरी माजरत के साथ गुजारिश ये है कि ये भी बताइएगा कि वो जो शहबाज गिल ने बगावत करने की कोशिश की, वो फोन कॉल कहां से की थी और उसके फोन के ऊपर वो मैसेज कहां से आया। तो ये वो चीजें जो तारीख में लिखी जाएंगी और रियासत का एक इदारा उसको अपने ज़हन में रखे। का पर्सपेक्टिव आ जाए। अंदरीप अब्बास साहब, आप बुनियादी तौर पर परवेज मलिक साहब का जो मेन चीज है उनका कहना है इमरान खान कहीं स्टैंड नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्टेट नहीं कर सकते शहबाज शरीफ साहब को कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन के हवाले से क्या करना है। ये इमरान खान साहब का जो है ये उनका मैंडेट नहीं है इस स्टेज के ऊपर। जी शुक्रिया मुईद। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मुहावरा है ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। ये अब माशाल्लाह सारी ताकतें अपने साथ लेके, खुददारी बेच के, खुद मुख्तारी बेच के, सारा कुछ करने के बाद ये हाल है कि ये कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। इनका सियासी दिवालिया हो गया, इनका मुआशी इन्होंने दिवालिया कर दिया पाकिस्तान का। अब इनके पास रह गए हैं कि अच्छा जी ये लफ्ज, ये पेश, ये जेर जबर, बेचारे क्या करें। सारा दिन आप देखें कि ये एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। मुझे बताएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की हो जिसमें इन्होंने कोई मुआशी टर्न अराउंड प्लान दिया हो कि फ्लड्स का आपने कैसे कॉम्बैट करना है। मईशत बैठ गई है। कल खाकान अब्बासी को पूछा गया तो उन तेल का कि तेल की कीमतें सारी नीचे आ रही हैं, आप तेल की कीमतें क्यों ऊपर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये मिफ्ता इस्माइल की मुझे समझ नहीं आती, ये तेल की कीमत नीचे नहीं लाता। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब वॉकआउट कर गए, उन्होंने कहा कि जी मिफ्ता इस्माइल की ये जो तबाही बर्बादी है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मतलब आप ये देखें कि ये यहाँ बैठ के बेचारे, मुझे तरस आता है इन पे। आप मेन सवाल को मेन सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनका राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका शहबाज शरीफ साहब को ये कहना कि शहबाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं ये मिलकर फैसले नहीं कर सकते, इसकी सेंस के ऊपर बात हो रही है कि ये सेंस ठीक नहीं है उन्होंने जो शोशा छोड़ा है। ये जरा चेक करें इनको, मतलब ये किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। ये कहते हैं कि जी आप कह ही नहीं सकते, मतलब अगर आपने, एक इंटरव्यू है, मेरा ओपिनियन है, इमरान खान साहब का ओपिनियन है, इन्होंने सारे चैनल्स बंद कर दिए, उसके बाद इन्होंने यूट्यूब भी बंद किया, उसके बाद सबसे नहीं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 22 करोड़ अवाम को आप बंद नहीं कर सकते। अताउल्ला तारड़ ने एक बच्चा, 4 बच्चे जो हंस रहे थे उनको हंसने पे उठवा के अरेस्ट करवा दिया, उसके बावजूद सारी कौम आपके खिलाफ है।
आप घरों से नहीं निकल सकते, आप रेस्टोरेंट्स नहीं जा सकते, आप लोगों को कैद लेकिन इंटरव्यू आप कहती हैं कि उनका हक है, उन्होंने कमेंट किया, ओपिनियन दी, लेकिन अब वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं, इससे हासिल क्या किया? किसकी बात कर रहे हैं आप? किससे हासिल क्या किया? आपने कहा ना, वही सवाल वही है कि इमरान खान साहब इंटरव्यू दे सकते हैं, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, ओपिनियन दे दी, उससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एक हम ऑपोजिशन है और हम अपना एक काउंटर प्लान दे रहे हैं, हमारी काउंटर सजेशंस हैं, हमारी काउंटर प्रपोजल्स हैं। मेरी जो आजादी राय मैं क्यों ना करूं, ये वो जमाना नहीं है। ये वही समझ रहे हैं कि ये आवाजें बंद करके लोगों को अरेस्ट करके अवाम की तौहीन करके यहाँ आके झूठ बोल के उसके बाद जोर जोर से बोल के समझेंगे कि अवाम बेवकूफ बन जाएगी। जितना ये बोलते हैं अवाम उनसे इतनी नफरत करती है, ये एक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इन्होंने इलेक्शन स्टूडियो में आपका मौका आ गया, फ्लड ही नहीं आया हुआ था। अंदलीप आपका मौकफ आ गया, जरा मुझे एक सर को जरा आमिर के साथ जाती। मैंने कब कहा कि इमरान खान साहब को अपनी राय देने का हक नहीं, मैंने कहा उनकी ख्वाहिश का आइन में कोई गुंजाइश नहीं, मैंने तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया उस चीज का। अच्छा आमिर, आपका तो ये है कि मतलब इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू, आपका इतना पुराना एडिटोरियल एक्सपीरियंस है, 90s से आप अंग्रेजी के अखबारात के साथ एडिटर हैं, फिर आप टेलीविजन एंकर रहे, आप कमेंटेटर हैं। ये जो सिचुएशन डेवलप इमरान खान साहब ने की है, वो लग नहीं रहा कि उनसे कोई गलती हुई है, वो बड़े एक उन्होंने केयरफुल तरीके से, और कुछ इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड ही लग रहे हैं, और फिर जिस तरह से इंटरव्यू चला है तो ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश की गई है, वरना इंटरव्यू आपको पता चलते नहीं है। अब इससे पहले 2-3 दफ़ा कोशिश भी की इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देने की, इस खाकसार को देने की कोशिश की, कामरान खान साहब को देने की कोशिश की, फिर एक बंद चैनल पे उनका समी इब्राहिम साहब के साथ चला जो अफेयर था उस वक्त। तो ज़ाहिर इस इंटरव्यू के कल चलना और उसका पहले से ट्वीट भी हो जाना, इन सब चीज़ों का मतलब है कि एक हाई लेवल कम्युनिकेशन हो रही है पाकिस्तानी सिस्टम में। ये किस तरफ जा रही है कम्युनिकेशन? देखिए, मैं मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। मैं जो इंडिविजुअल केसेस हैं उन पे तो जो है कमेंट नहीं करना चाहता, कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कर रहा है। देखें, जो ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आता है वो ये है कि इमरान खान जो है ही इज़ ट्राइंग टू क्रॉल बैक टू सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी विद रावलपिंडी। इस वजह से DGISPR ने क्लियरली सारे मीडिया को बताया था 2 चीज़ें। उन्होंने कहा एक तो प्लीज़ हमें सियासत से बाहर रखें, हमें डू नॉट पुल इनटू योर जो निटी-ग्रिटी चल रही है। दूसरी उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ना वो एक्सटेंशन लेंगे, ना वो उसमें इंटरेस्टेड है। ही विल रिटायर इन नवंबर, जब भी टाइम आएगा। अब उस सवाल में जो कुछ हुआ है, चूँकि पता है कि इमरान खान को, जिन लोग आपके मतलब प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती रही होंगी कि जिस तरह इमरान खान से ये पॉलिटिकल गलती हुई है लास्ट ईयर, आप समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान एक यूनिलैटरल एफर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपको एक दोनों तरफ से एक अप्रोच नजर आती है? He wants to basically be on social media, on media all the time. This is what he's doing. Why? Because he is not in the assembly now. आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर 4 हुकूमतें उनकी हैं इस वक्त, यानी पंजाब में भी वही हैं, KP में भी वही हैं, कश्मीर में भी वही हैं, GB में भी वही हैं। सिर्फ मसला ये है कि उनकी जो बाकी साथी हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट्स को, ठीक है ना। इमरान खान हु वाज द स्टार ऑफ द शो इज़ आउट ऑन द रोड्स, ठीक है। ऊपर से फ्लड्स आ गए हैं, सिचुएशन इतनी बड़ी है, ना वो गवर्नमेंट के हाथ में है ना अपोजिशन के हाथ में है। जब वो ये कहते हैं, जैसे अभी अंदलीप कह रही थी कि हम अपोजिशन है, उन्होंने कहा नहीं, आप अपोजिशन नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वेरी ट्रंकेटेड अपोजिशन सिटिंग इन द पार्लियामेंट। वो आपके साथी जो आपको छोड़ गए, जिनको आपने लोटे कहा है, कल वो वापस आ जाए। अपोजिशन में शुमार करेंगे? ये मेरा वो नहीं है, दिस इज नॉट माई प्रिविलेज और प्रीरोगेटिव। इस वजह से कि असेंबली चल रही है, ये तमाम लोग पार्लियामेंटेरियंस होना चाहते थे और पार्लियामेंट को सुप्रीम अदारा बनाना चाहते, तो देन दे वुड हैव बेसिकली इमरान, जिससे बार बार ये कहते हैं ना कि वकीलों ने मुझे बताया इस मामले में कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा खान साहब आपको खुद भी कुछ पता कि नहीं पता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, और सिर्फ इमरान खान नहीं, आई विश कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक छोटा सा स्पेशल यूनिट बन जाए, क्योंकि अब मीडिया और सोशल मीडिया देखें ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो हज़ारों लोग। आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब ने एक खुद से मतलब नहीं, कोई अगर देखें किसी इमरान खान की पार्टी में किसी ने उनको उनके 6 साल के सिर्फ दिखाए होते, लेकिन ये इमरान खान की तरफ से एक शोशा छोड़ा गया है, ये कोई बायलैटरल किस्म की कंसेंसस सीकिंग यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो रही। अगर फर्ज किया जिस वक्त जिनको वो न्यूट्रल कह रहे थे, हर तरह के अल्फाज कह रहे थे, और उसके बाद जब उनके पता लगा, ये चीज़ें सब छपी हुई हैं,
कि फ़ौज जो है उसके अंदर बड़ा गमो गुस्सा है, बरहम है फ़ौज के ऊपर। जो वर्ड इस्तेमाल हुए तो उसने कहा आर्मी की जो टॉप कमांड है दे आर अगास्ट कि व्हाट इज़ दिस मैन डूइंग। बट ये जो टीवी का प्रोग्राम है, आपको पता है आजकल जिस किस्म की सूरत हाल है, अगर इस इंटरव्यू को रुकना होता या ना होना होता तो ना इसने होना था, ना ट्वीट करने के बाद ये चल सकता था जो उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब आपको कामरान खान देंगे कि ये सवाल ये है इंटरव्यू होने के बाद पहले नंबर एक ये हुआ कैसे, ट्वीट कर दिया, फिर चलाया कैसे, 3-4 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया। हाँ, 6-6:30 बजे और 9:30 बजे ये चला। मेरा अपना ख्याल है कि आज के दौर में ना कोई चैनल बंद होने चाहिए, ना कोई इंटरव्यू रुकने चाहिए। इस वजह से वो तो मॉरल पोजीशन है ना, लेकिन उसकी नहीं, मॉरल नहीं है, दिस इज नॉट प्रिंसिपल पोजीशन है। एक्जेक्टली। लेकिन उसके बावजूद इस कंट्री का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा ये नंबर 1 नंबर 2 जो चैनल्स में से एक चैनल है वो बंद भी हुआ, फिर खुलता भी नहीं रहा था। केबल ऑपरेटर्स कहते रहे कि हमें पता नहीं है, वो पैमरा कहता रहा हमने बंद नहीं किया, फिर दूसरा चैनल भी बार बार खुलता था बंद होता था। तो प्रेशर्स है। इस सारे खुद कामरान खान साहब का इंटरव्यू नहीं हो सका पिछले हफ्ते। इन सारे सर्कमस्टांसेस में इस किस्म का एक एक्सप्लोसिव किस्म की चीज़ जिसमें चीज़ छोड़ी गई है वो चल जाता है, ऐसे करते हैं और एडवांस अनाउंसमेंट भी इसको वापस लेके आते हैं इस वजह से कि उस डिबेट में सिर्फ एक बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आप खुद भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जिनकी दरखास्तें खान साहब के पास पड़ी हुई हैं इंटरव्यूज़ की, उनको इंटरव्यू नहीं मिल रहा, उनको उनकी पार्टी लिफ्ट नहीं करा रही। ये नहीं है कि वो मतलब 2 नंबर सहाफ़ी हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ टेलीफोन लेके फिर रहे हैं। तो वो जो ये बात चलती है ना, खान के तो कंट्रोल में नहीं है ना कि इंटरव्यू चले ना चले। नहीं, इमरान खान के कंट्रोल में ये तो है ना कि वो इंटरव्यू देंगे किसको, ये तो उनके पास है ना, उनकी पार्टी के पे चलवा नहीं ना सकते। तो जब उन्होंने पहले इंटरव्यू देने की कोशिश की, पिछले हफ्ते में 2-3 इंटरव्यूज देने की कोशिश की, वहां से टेलीविजन चैनल उसको चला नहीं सके। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर टेलीथॉन जो हुआ संडे को, मोहित आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट एक्चुअली हैज बीन हैपनिंग। टेलीथॉन तो आपने देखा ना कि उनका टेलीथॉन भी अक्सर टेलीविजन चैनल्स ने कवर नहीं किया एक आध के अलावा। संडे को वो तो एक वैसे कार्य खैर था, वो अच्छा, ये बड़ी अजीब गरीब बात है। देखें, मैं पूरा चैनल वो तो नहीं देख सकता था, लेकिन मैं बोल चैनल के ऊपर, मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, बहुत देर तक मैंने वो टेलीथॉन देखा है जिसके अंदर सानिया निश्तर बैठी हुई थी, हाँ, और साथ फैसल जावेद सवाल ले रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ लोग कहाँ से कॉल कर रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने लोगों की तारीफ़ें की कि मैं इनको कब से जानता हूँ और ये बड़े पैसे देते थे हॉस्पिटल के लिए भी, मैंने देखा है। अच्छा, उसके बाद अब मतलब यू स्विच एंड देन यू बेसिकली वर्क, वो जिस वक्त रात को हो रहा था तो यू बेसिकली स्विच टू वर्क। मुझे नहीं पता ये कब बंद हुआ कब नहीं हुआ, तो आई डोंट एक्चुअली वांट टू गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट। ठीक है, इस वजह से कि चैनल्स जो हैं वो उनकी अपनी जो है प्रेफरेंसेस हैं। अगर मैं दोबारा वापस के ऊपर आ चुका, ब्रेक ले लूँ, ब्रेक नाज़रीन ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अली परवेज़ मिर्ज़ा साहब, कल तो जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन आज इमरान खान साहब ने 2-2.5 घंटे पहले ये कह दिया है कि वो दोबारा सितंबर के महीने के अंदर, इसी 9th मंथ के अंदर भी एक कॉल दे सकते हैं लॉन्ग मार्च वगैरह की। इसे आप कैसे देखते हैं एज एन ओपोनेंट ऑफ इमरान खान की? क्या मतलब? डॉक्टर साहब, पहले जो मैडम ने गुफ्तगू की, मैं उसके ऊपर अपनी जो है वो जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो मैडम को ये याद दहानी करा दीजिएगा, जो ज़िमनी इलेक्शन कॉल हुए हैं वो हुकूमत की रिक्वेस्ट पे नहीं हुए, वो फौज ने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से इनकार किया था, क्योंकि जी ईसीपी को राणा साहब ने, देखिए, तो ईसीपी मुझे तो जवाब नहीं देता ना जी, ईसीपी राणा साहब ने भी कहा ना। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि फौज ने वहां पे अपने रिसोर्सेज देने से इनकार किया है क्योंकि वो रेस्क्यू एंड रिलीफ के अंदर इंगेज्ड है, और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला था, उसका हुकूमत वक्त से कोई ताल्लुक नहीं है, और चंद इलेक्शन जीत जाने से चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये पिछले 3 साल के अंदर 8 अक्टूबर को नहीं होंगे। अब सर मेरी अर्ज तो सुने, वो नई डेट आ गई। सर मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपसे मैं कह रहा हूं मुझे जवाब तो देने देना। गुजारिश इतनी सी है, चंद इलेक्शन जीत जाने से आपको चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि पिछले 3-4 साल के अंदर जब आप हुकूमत थे, माशाल्लाह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ज़िमनी इलेक्शन आप हारते हैं। आज पाकिस्तान की आवाम जानती है कि अगर हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल हैमरेज कर रहे हैं तो वो इनकी जो यहां पे नाकिस पॉलिसियां थी उनको करेक्ट करने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम वो मुश्किल फैसले करें। मैडम ने आके तंजन गुफ्तगू की कि जी पेट्रोल की कीमत दुनिया के अंदर कम हो रही है, तो ये इन्होंने क्यों नहीं यहां पे कम की। मुझे आप बताएं, इनसे पूछें कि जो आप आईएमएफ के हमें हाथ के अंदर, आईएमएफ के हमें शैकल्स के अंदर धकेल के गए थे, तो उसके बाद जो फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान ये अग्री करके गए थे, उसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर लेवीज लगनी थी कि नहीं लगनी थी। अगर आप 4 साल कोई इस्लाहात ही ना करें और उसके बाद कमिट करके जाएं कि मैं 500 अरब पेट्रोल के ऊपर लेवी लेके
इकट्ठा करूंगा और उसके बाद आपकी करेंसी भी प्रेशर के अंदर हो, तो किस तरह से आप जो इंटरनेशनल प्राइस की डिक्लाइन जो है वो आप पास ऑन कर सकते हैं? तो खुदा के लिए मईशत के ऊपर सियासत ना करें, पहले ही आप यहाँ पे इकोनॉमिक टेररिज्म के मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। अच्छी हो जाएगी। अंदली पापा क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चंस उठा दिए 2 पॉइंट्स उसके, मैंने जवाब दिया है। जी, तो इस पे जरा आपका क्विक रिस्पांस चाहिए अंदली, इन्हीं 2 पॉइंट्स पे। देखिए, मुझे थोड़ा सा हैरत हुई कि इन्होंने नवाज शरीफ को और खाकाम अब्बासी को जो कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनको डिफाई कर दिया। तो मैं इस पे क्या कर सकती हूँ? मेरे साथ इनके वो जो कॉमर्स के वो एक्सपर्ट्स भी हैं, कैसर शेख साहब, 3 प्रोग्राम में है। 2 प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल को, जब शुरू में ही आए थे तो उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल बेड़ा गर्क कर देगा। उसके बाद दोबारा कहा, उसके बाद फिर आपको याद है आपके प्रोग्राम में आपने उनसे पूछा कि इंदलीप ये कह रही है, उन्होंने कहा मैं मेंटेन करता हूं उसको। तो इनकी अपनी पार्टी जो है और इनके हेड्स जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल को कह रहे हैं कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, और वो किसी सूरत कोई लॉजिक या कोई सेंस या कोई बना नहीं सकते। लोगों की इस वक्त चीखें निकल गई हैं। आपको भी पता है कि आपके प्रोग्राम्स में दिखाया जाता है 71,000 रुपए एक ऐसे बंदे का बिल आया है जिसकी तनख्वाह 25,000 है और 5 रुपए 4 रुपए 75 पैसे और बढ़ा दी है। तो मुझे बताएं कि ये सबसे बड़ी तौहीन, जब ये ऐसी बातें करते ना बैठ के, ये समझते हैं अवाम जो है वो बेवकूफ है, ये समझते हैं अवाम अनपढ़ है। अली परवेज ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने आईएमएफ से एक एग्रीमेंट किया, उठा के बाहर चले गए। ये कह रहे हैं कि आपने आईएमएफ से एक एग्रीमेंट किया और बाउंड करके चले गए इकोनॉमी को, फिर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि अब हम उसको एग्रीमेंट को, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पीडीएल जो है वो हमें वो डालनी पड़ रही है क्योंकि आपने एग्री किया है आईएमएफ से कि पीडीएल ऐड होगी। अच्छा, पहले 2 महीने तो ये 2 चीजें कहते रहे। इन्होंने कहा जी इन्होंने आईएमएफ के साथ अग्रीमेंट ही साइन नहीं किया, हमने करना है। ये तो उस वक्त इनकार कर दिया था इन्होंने, और इन्होंने प्राइसेस नीचे कर दी थी। इन्होंने कहा था हम आईएमएफ से, तो अब हम अग्रीमेंट करने जा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो डॉलर जो है वो ऊपर जाता जाएगा, रुपये नीचे आता जाएगा। तो जब साइन हो जाएगा तो उसके बाद इस्तेकाम आ जाएगा। अभी साइन हो गया है, अब देखें डॉलर आज कहाँ है, 235 240 पे है। तो खुद ही सारी बातें, मैं सबसे बड़ी बात तो कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो रहा है मिफ्ता इस्माइल के थ्रू। तो ये नवाज शरीफ साहब को, खाकाम अब्बासी को, कैसर शेख को, सबको झूठ, अपने बंदों को झूठा बोल रहे हैं, हमें तो छोड़े। उसके बाद देखें मिफ्ता इस्माइल ने जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जो हमारी उस पे था, जवाब मिल गया। उस पे उन्होंने कहा जी 6% इन्होंने एक नया सवाल था, उसका जवाब नहीं है। 9% आईएमएफ एग्रीमेंट के बावजूद उसके बाद अब ये हुआ है कि ये ग्रोथ है। मुझे बताएं कि 2 करोड़ लोगों को इस वक्त बेरोजगारी है। मुझे बताएं कि कभी ऐसी इन्फ्लेशन हुई है 42%। इस वक्त सवाल सीधा सीधा है कि जो आपने एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक पीडीएल पेट्रोल पे लगना है कि नहीं लगना, ये पता नहीं उठा के किधर ले गई उस सवाल को। सीधा सीधा सवाल पूछे, उनको क्या जवाब दें? बताएं कि सबसे पहली बात ये है कि मुझे बोलने देंगे कि नहीं? इन्होंने इतनी गलत बातें की, मैंने 1 दफा नहीं टोका, मैं 6 दफा टोक सकती थी, मैंने नहीं टोका इनको, मैंने बीच में नहीं टोका। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, मैंने झूठ प्रूफ कर दिए हैं क्योंकि इनका अपना जो हेड है उन्हें मुझे कंप्लीट करने देना, मुझे कंप्लीट करने दे। मैं तो नहीं बोली इनके बीच में, मुझे कंप्लीट तो करने देना बात। जी प्लीज, बात मुकम्मल करें। शुरू हो गए और वो इसलिए भाई जब आपका अपना जो हेड है, लीडर है 2, एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ, एक दफा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो मिफ्ता इस्माइल को कह रहा है कि उसने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मुझे बताएं ये बैठ के हमें क्या कह रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इंतखाबात की बात करें, आज इनका ये हाल है कि ये किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, लोग इनके गले पड़ जाते हैं। और अभी तो ये जो हमें कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि हम नहीं कहीं जा सकते। इनके अपने लोगों ने पब्लिक में आके कहा है कि इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया प्राइसेस का और इन्फ्लेशन का और मईशत का। और सबसे बड़ी बात, फ्लड के लिए मैं इनको चैलेंज करती हूं, कोई है बंदा जो 4 घंटे में 1000 करोड़ रुपया रेज करे और उस पर भी आप पाबंदी लगा दें? मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आमिर गौरी साहब इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। वो कहेंगे कि सैलाब के लिए इकट्ठा हो रहा था, आप सारे कहते थे कि सैलाब के लिए कुछ नहीं हो रहा, सैलाब के लिए इकट्ठा हो रहा था, आपने उसका गला घूंट दिया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? वो आए,
एक टेलीथॉन करे, मैं इनको कहती हूँ ये भी शहबाज शरीफ भी करे, नवाज शरीफ भी करे, और मैं कहती हूँ तमाम बड़े बड़े लोग जो जितनी भी बड़ी पोस्टों पे है आके एक टेलीथॉन करें। मैं देखती हूँ लोग अच्छा भी है, साथ साथ मकार भी है, क्योंकि पाकिस्तान की डिफॉल्ट रिपीटेडली इंजीनियर करते रहे और टीवी पे आके कुछ और चूरन बेचते हैं, ये इनका जवाब है। तो ये नवाज शरीफ तो कुछ और कह रहे हैं, ये अपने लीडर जो नवाज शरीफ है उसको झूठा कह रहे हैं। वो तो सारे पॉलिटिकल सारों से मैं सब सियासतदान की बात कर रहा हूँ। अब ये जो एक पॉइंट उन्होंने कहा, इसको मैं क्विकली टच करना चाह रहा हूँ बिकॉज शी नेम्ड मी। देखें, आई हैव हेडेड टेलीथॉन्स, आपको भी पता है इंग्लैंड के अंदर हमने पैसे रेज किए, चाहे वो ज़लज़ला था या फ्लड था 2010 का, दरमियान में भी पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब भी आते थे, उनके भी टेलीथॉन्स किए हमने हॉस्पिटल्स के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये होता था कि उस टेलीथॉन के पीछे जिस वक्त आप एक कॉल सेंटर जो है वो क्रिएट करते हैं और वो लोग कॉल्स ले रहे हैं, तो दो मोमेंट्स हैं। एक तो मोमेंट वो है जिस वक्त आपकी लीडर से बात हो गई है या जो आदमी हेड कर रहा है, आप बैठे हुए हैं कि मुईद वो प्लेज होता है, आपकी कहना चाह रहे हैं, वो प्लेज होता है। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त कॉल ड्रॉप हो जाती है, एक आदमी आपको कह के चला गया कि मेरी तरफ से $50,000 ले लें, 50,000 पाउंड ले लें। अच्छा, अब जिस वक्त वो खत्म होता है और आपका कॉल सेंटर जो है चेंज करना शुरू करता है कि जनाब आप बताएं ये पैसे जो हैं ये डायरेक्ट डेबिट से आएंगे या क्रेडिट कार्ड से आएंगे, यकीन करें उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशंस हुई कि भाई उसके ऊपर तो 5 अरब रुपए, इन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा, उस वक्त जिस वक्त हमने की थी कि $750 million जो है डॉलर्स की आपके साथ प्लेजेस हुई हैं, कहाँ गए वो पैसे? तो उन्होंने कहा भाई प्लेजेस हुए हैं, पैसे फौरन मेरी जेब में आए। अच्छा, वो जवाब देना चाह रही है नहीं, उसका एक मिसाल ले लें। जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मुशर्रफ साहब उस वक्त सारे लोगों के चमी थे ना, पूरी इंटरनेशनल रिजीम के, अमेरिका के भी, बाकियों के भी, वॉर एंड टेरर में $6 billion से ज्यादा के प्लेजेस हुए थे पाकिस्तान को। मुईद $1 billion भी नहीं आया था, 997 बिलियन। ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। एक शिकायत सारे सियासतदानों से है, आप सभी से कि क्वेश्चन कुछ होता है, मीनिंगफुल डिस्कशन। मैंने आपने सवाल पूछा पेट्रोल की क्या कीमत है, मैंने उसके बता दिया, हमारे हाथ ये बांध के गए, हमें लेवी लगानी है, करेंसी क्राइसिस है जो ये छोड़ के गए, उसकी वजह से हम नहीं पास ऑन कर पा रहे। उनसे पूछे इसका जवाब दे, एग्रीमेंट क्यों साइन किया, कितना पीडीएल तय किया। कल हमारे पास एनालिस्ट थे, एक बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन। लोग मकार है ना जी, लोग मकार है। जब आप इंजीनियर करें डिफॉल्ट इस मुल्क की रिपीटेडली और उसके बाद इस तरह आके कुछ और चूरन बेचेंगे, किस तरह एलिगेशन है? आप मुझे बताएं किस तरह एलिगेशन है? वो भी एक एलिगेशन है ना, क्या एलिगेशन है उसमें बताएं। आप चलाएं कॉल, उसके बाद लेट द व्यूअर्स डिसाइड कि एलिगेशन है कि नहीं। वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, जो चीज समझ आती है। देखें, हाँ, एक सेकंड वापस आने दें। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अंदरीब के जब लोग टेलीथॉन्स के अंदर, अंदरीब के क्वेश्चन समझ लें, टेलीथॉन्स के अंदर आपने कहा भी कि जवाब दें, लोग जो कहते हैं वो प्लेज होता है। सवाल ये होता है कि अगले 48 घंटों में या 72 घंटों में उसमें से कितना एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होता है। अब जो पहला टेलीथॉन 2 हफ्ते पहले किया इमरान खान साहब ने, उसमें अंदाजन 5 अरब के करीब प्लेज हुए थे, उसमें से कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं और अब जो प्लेज हुआ है वो प्लेज कितना हुआ है और एक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन इसमें एक ऐड कर लें, सिर्फ एक ऐड कर लें। नहीं, किसान नेशनल ने अच्छा, और सॉरी मुझे जवाब देने उस 5 में से 2 अरब जो है ना वो तो रिहेबिलिटेशन के लिए है, तो वो अभी नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे। अच्छा, तो 3 तो मतलब अब 3 अरब में से कितने हैं? जी अंदलीब, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि अब तक क्या हुई है ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, पहले आई एम ग्लैड दैट ही हैज आंसर्ड हिज ओन क्वेश्चन, क्योंकि वो 5 अरब में से 3.2 बिलियन तो सारे बैंक ट्रांजैक्शन से आ गए। जो बाकी 2 बिलियन है उसमें आपको याद है क्या कहा कि वो जो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया हुआ लोगों ने, जिन्होंने बड़े अमाउंट्स दिए, उनका बस प्रोसेस वेट हो रहा है। 3.2 बिलियन आ गए हैं, तो ये खुद मान गए हैं कि जी 2 बिलियन जो बाद में आने, 3.2 बिलियन तो आ गए पहले से। आपने माना? नहीं, मैंने नहीं माना, मैंने पूछा है। इमरान खान ने शौकत खानम में जितना प्लेज होता है, मैं आमिर से पूछती हूँ, मेरा सवाल है आमिर से, अब उन्होंने सवाल किया सीधा सीधा के बताएं कि कितने पैसे ट्रांसफर हुए, एक्चुअल मनी इन द अकाउंट, वो उसको उठा के ले गए कि मान लिया कि उन्होंने 3 अरब आए हैं। कतई ये नहीं होगा। तरीके के साथ गुफ्तगू को वो इमरान से सवाल है कि शौकत खानम में जो फंड रेजिंग होती है वो आती है कि नहीं? वो समझा रही हैं 70 बिलियन की जी। आप ये कहती हैं कि तो 3.2 बिलियन रुपीस का कह रही हैं अंदलीब, बताएं। जी जी नहीं जी, लेकिन अभी कोई फिगर, ये तो आपने आमिर वाली के हिसाब किताब से लग रहा है ना कि फिगर निकाला है, टोटली ट्रांसपेरेंट है। नहीं, लेकिन नहीं, मैं तो मेरा सवाल है, हम समझ रहे हैं कि मैं ये पूछती हूँ कि जवाब से आपने शौकत खानम जो फंड रेजिंग हो रही है 25 साल से, आ गए, क्या वो पैसे आ रहे हैं कि नहीं? जी जी नहीं, वो ठीक है, आपकी बात के पैसे आ रहे हैं,
लेकिन जो टेलीथॉन पिछला हुआ था जिसपे PMLN का एतराज है कि भी वो प्लेजेस थे 5 बिलियन के, उसमें से एक्चुअल रियलाइजेशन अब तक कितनी हुई है? क्या कोई फिगर है हमारे पास? खुद ही इन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के 2 इंपॉर्टेंट लोगों ने ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 2 बिलियन बाद में आएंगे। तो अगर 3 बिलियन आ गए हैं तो फिर ये पूछना चाह रहा था कि कहां आए हैं और आप कैसे खर्चेंगे? इन्होंने ये कहा कि सानिया निश्तर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा कि 2.2 बिलियन बाद में आएंगे बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्निकल रीजंस, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा कि कितने आ गए हैं। उसका कोई फिगर है हमारे पास? नहीं, सॉरी, आप उसकी वीडियो देख लें, उन्होंने कहा जी 3.2 बिलियन जो है वो बैंक्स के थ्रू आ गए हैं। 2 बिलियन के अंदर वो शामिल है जो टैक्स एग्जेम्पशन का अभी क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो एक सवाल किया, आज 25 साल हो गए हैं, मुझे बताएं कि ये अवाम इमरान खान को कितना पैसा देती है उसकी एतबार पे, ट्रस्ट पे, उसकी ईमानदारी पे। और मुझे बताएं कि आज तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सारे मिला के जरदारी, आपको पता है कि अली इमरान जो उसका दामाद है उस पर केस हुआ अर्थक्वेक के दरमियान में कि उसने इरा में से पैसे लेके, शहबाज शरीफ के दामाद पे केस है कि अर्थक्वेक के पैसे लेके उसने अपनी उस पे कारोबार पे लगाए, ये केस हुआ है। तो इनको आना टका देना है, इनकी अपनी फैमिली ना दे उनको। मैं फिर भी चैलेंज करती हूँ, आ जाए टेलीथॉन करने, आ जाए। अच्छा, आज तक ऐसा भी सियासतदान देखे जो स्टेज पे खड़ा होकर ये कहे कि सलाब जदगान की बहाली के लिए बाहर से पैसे हुकूमत पाकिस्तान को ना भेजें? कभी आपने इस किस्म की भी कमजोरी देखी है? एक ब्रेक ले लें, फिर मैं आप ही की तरफ आता हूं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। अली परवेज़ मलिक साहब, वो जब कहते हैं कि चलें, वो कहती हैं भी नवाज शरीफ साहब क्यों टेलीथॉन नहीं करते, लेकिन इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने का जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था और लोगों ने भी कहा था, अब क्या नवाज शरीफ साहब सितंबर खत्म होने से पहले पहले वापस आ रहे हैं पाकिस्तान कि नहीं आ रहे? देखिए, मुझे नहीं मालूम, जावेद लतीफ़ साहब ने अगर आपको कहा था तो आपको उनसे फोन करके पूछना चाहिए। देखिए, मैंने नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, मुझे नहीं कहा नवाज पाकिस्तान के सामने उन्होंने टीवी नहीं, बट ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वजीर हैं, उनका नंबर आपके पास मौजूद है, आप उनसे पूछ लें। मैंने हर जगह, हर फोरम के ऊपर ये गुफ्तगू की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस मकसद के लिए गए हैं, जब उनके मुआलिजीन और उनकी जब फैमिली उनको अलाउ करेगी उसके मुताबिक आ जाएं। वो इमरान खान साहब की इजाजत के साथ प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत बाहर गए हैं। अगर उसके अंदर समझते हैं कि उन्होंने कोई कंडीशनैलिटीज मीट नहीं की तो उसके अंदर एक तरीकाकार तय था कि आपने हाई कमिश्नर के साथ जाके आपने उनके डॉक्टर से रिपोर्ट लेनी थी। इन्होंने कितनी जगह पे वो जाके पता किया, ये मुझे बता दें। से ये सवाल डॉक्टरों वाला पूछा गया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान का मौसम ठीक है उनके लिए, इसलिए अब वो आएंगे। मैं जिस चीज का, डॉक्टर साहब, जिस चीज का मुझे मालूम नहीं है, मैं खाम खा की कंट्रोवर्सी, जिस तरह इमरान खान साहब ने चीफ की कंट्रोवर्शियल बना दी अपॉइंटमेंट को, उनकी एक्सटेंशन को, दुनिया की हर चीज के ऊपर कमेंट कर दिया। ना मैंने ये कहीं कहा, ना मैं इस चीज को ओन कर रहा हूं। आपको जावेद लतीफ साहब से रब्ता करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करता, मैंने किया ही नहीं है जी। आप उनसे बिल्कुल पूछे। मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली एंड मुआलिजीन जब उनको अलाउ करेंगे वो यहाँ पे आएंगे, और जितनी देर वो यहाँ पे नहीं मौजूद, हम उनके वर्कर्स यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी करते रहेंगे और हर फोरम के ऊपर अवाम की फलाह के लिए, अवाम की जो इंप्रूवमेंट के लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अच्छा, आमिर गौरी साहब, आप बरतानिया भी रहे बहुत। एक तो ये था कि शायद नवाज शरीफ साहब अंडर प्रेशर हैं, कोई लीगल उनकी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं 25 सितंबर, क्या उसके बाद उनको वहाँ से निकल के या यूएई या सऊदी अरब जाना है? एक तो उस पर कॉमेंट कर दीजिए। सेकेंडली ये कि ये तो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि वो आएंगे, फिर ये बात मुसलसल थी कि वो लीड करेंगे। हमें कुछ लोगों ने ब्रीफिंग भी दी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि PMLN का जो स्टैंडिंग चांस नहीं है इस वक्त पंजाब के अंदर 17 जुलाई के बाद, तो मियां नवाज शरीफ साहब को आना है, वापस होंगे और ये इमरान खान डिस्क्वालीफाई वगैरह होंगे। अब ये क्लियर नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इस पर आपका क्या है एनालिसिस? देखिए, मुझे जो परेशानी होती है ना, और हैरानी भी होती है, और वो इस वजह से कि दोबारा क्रिटिसिज्म लगेगा, दिलीप को भी लगेगा कि वो परेशानी होती है कि खान साहब जो हैं, ये एक्शन उन्हीं के थे। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। इफ़ ही वाज अ क्रिमिनल एंड ही वाज यू नो, उनको सजा मिली हुई है, तो आप कहते कि नहीं भाईजान, हमने बाहर नहीं जाने देना। आपने कहा, इनके सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने कहा हम इतने परेशान हो गए, नहीं इतने परेशान हो गए, वो चले गए यहाँ से। डिफरेंट इशू। अब मसला ये है कि खान साहब इतनी चीज़ों पे बोल रहे हैं ना, खान साहब से बताएं भाईजान किसने भिजवाया था उनको बाहर, नंबर 1।
अब जो बंदा निकल गया इनके हाथ से वो अपने टाइम फ्रेम पे वापस आएगा। अच्छा नहीं कब आएगा नहीं आएगा। एक सेकंड आप तो एनालिस्ट हैं, आप तो पॉलिटिशियन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी। वो तो बात अलग है कि उन्होंने जाने दिया, उनकी गलती थी, वो कॉल ला नहीं सकते, वो कौन होते हैं कहने वाले। यहाँ तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा और भी बहुत से लोग कहते रहे लेसर इंपॉर्टेंस की, भी मियाँ साहब वापस आएंगे और PMLN की कैंपेन को लीड करेंगे अक्रॉस पंजाब। अब उसकी बात नहीं हो रही है, ये बात पहले हुई थी। अब सितंबर की हम खड़े हैं, आज 14 तारीख हो गई है, 13 तारीख है, अब कोई बात नहीं कर रहा मियां नवाज शरीफ साहब। क्या वजह हुई, वो वापस आ रहे हैं? नहीं इसलिए नहीं हो रही कि इनका रोज का आर्ट, ये जो सारे पॉलिटिशियंस हैं इनका काम ये है कि इन्होंने जो नेशनल डिबेट है ना उसको आपके हाथ से निकालना होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके बाद 900 प्रोग्राम यहाँ पे, उसके बाद डिस्कशन कहीं से कहीं, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये कि अगर फर्ज किया कल सारे प्रोग्राम कह रहे हैं कि वो आ रहे थे, उनकी टिकट बुक हो गई थी, वो सारे के सारे मतलब उतरने वाले थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा मैं इस्लामाबाद उतरना है कि लाहौर उतरना है। 3 प्राइम मिनिस्टर्स को तो मैं लेके आया हूँ ना, वो हाँ बिल्कुल, वो मैं ही उसको बीम को हेड कर रहा था, चाहे बेनज़ीर थी, चाहे नवाज शरीफ थे, चाहे तारुल कादरी साहब थे, पहले शहबाज शरीफ भी आए थे, सारा कुछ हमने देखा है, लेकिन बहुत सारा कुछ नहीं बता सकते। अब कब आना है कब नहीं आना, इट्स नॉट माई इशू। इस स्टेज पे इशू आपको ऑफ कोर्स नहीं है, नहीं, लेकिन इसलिए कि देयर इज अ गवर्नमेंट नाउ, ठीक है ना। अब अगर फर्ज कि ये गवर्नमेंट के, इसका मतलब है कि अगर नवाज शरीफ के वापस आने के ऊपर ही ताकत का टीका लगना है इस हुकूमत को जिसमें सारे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये बाकी क्या कर रहे हैं। देखिए ना, बड़ी सख्त क्रिटिसिज्म है इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर विद इन हिज पार्टी इज वेल, कि आई थिंक ही इज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू एक्ट लाइक ही वाज एक्टिंग एज CM पंजाब, ठीक है ना। इसकी क्या वजह है? इस वजह से कि वो अपनी जो सारी टीम जो हमें समझ आती है, जो अपनी टीम जिसने पाकिस्तान को नहीं चलाया था उसको लेके आए हैं सेंटर के अंदर। अब वो सीम जो है, और चूंकि साथ अब जो देखे ना, एक ये हुकूमत है जो पार्टी की जो हुकूमत कर रही है सामने, दूसरी पार्टी है जिसने इसको अंडरपिन किया हुआ है, उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, तीसरी पार्टी जो है वो कह रही है कि 4-5 लोगों के फ़र्क है ना। तो जो कमज़ोर हालात हैं इसके और जो हालात पड़े हैं इनको जो मिले हैं, एक तो ये IMF के साथ जो करना था इन्होंने, पाकिस्तान में पैसे नहीं है, फ्लड्स जो हैं, तो मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के भी बढ़ते कि ये तो आदमी सिर्फ इस्लामाबाद तक है ना प्राइम मिनिस्टर, बाकी सूबे तो उसके पास है ही नहीं, कोई सूबा इनके पास नहीं है। होगा तो शायद कोई अपनी एक्टिविटी दिखाएं, फिलहाल तो कोई नहीं दिखा सकते, ठीक है। उसमें तो इनके लिए ये गॉड सेड चांस मिल गया इनको कि पाकिस्तान में जो तबाही आई हुई है, हेलीकॉप्टर पर बैठे हैं, कभी फौजी को ले जाएं साथ, अपने आर्मी चीफ को ले जाएं, कभी UN के सेक्रेटरी, और बताएं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए गवर्नमेंट इज कंसर्न, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ही इज़ प्रूविंग दैट ही इज़ फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू रन पाकिस्तान, इस वजह से कि एडमिनिस्ट्रेटिवली पाकिस्तान के हाथ में है नहीं, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ दूसरी हुकूमतें हैं वो ओपनिंग चैलेंज के हाथ में नहीं है। दूसरा आपने कहा उस टीम को ले आए जो प्रोविंशियल थी, तो आप समझते हैं कि उनके पास एक फेडरल लेवल की टीम नहीं थी? आपको ये पता है कि मतलब जिस तरह भी होता है कि जब आप खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, कि देखें जिस वक्त आप अपनी चॉइस की टीम लेके आएंगे ना, तो बाकी सारे लोग जो है ना वो आपके साथ तो अपनी नौकरी तो कर रहे होते हैं, दे डोंट बिकम अ टीम, दे डोंट जेल विद ईच अदर, ठीक है ना। एंड आई थिंक दैट इज एन इशू इन इस्लामाबाद। अच्छा, ये इसका जवाब तो आपसे ही मिल सकता है। शहबाज शरीफ साहब एक गलत टीम ले आए हैं, वो एक प्रोविंशियल कैलिबर की टीम ले आए हैं फेडरल गवर्नमेंट के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, ऐसा हो गया है? देखें, इसमें तो डॉक्टर साहब कोई डाउट नहीं है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, तो आपको जब कोलिशन गवर्नमेंट के पास आते हैं तो आपके लिए और बहुत सी कंसिडरेशंस होती हैं। दूसरा मसला जो है वो ये है कि इस हुकूमत के पास शायद वो उस किस्म की रनवे मौजूद नहीं है कि जिस किस्म की इस्लाहात आज इस मुल्क को जो दरकार हैं आप उसको अंडरटेक कर सकें। तो मेरा ख्याल है एक तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस, एंड थर्ड जो डायमेंशन है वो ये कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। देखें, आप ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट श्रीलंका थे, उसके बाद आपने मुश्किल से इस सारी सूरत हाल के ऊपर लगाम डाली, IMF का प्रोग्राम, पॉलिटिकल कैपिटल अपना हेमरेज करके आपने ग्रीन लाइट किया, उसके बाद से अल्लाह ताला की तरफ से ये आफत आ गई जिसने आपकी रिक्वायरमेंट जो है, जो एनुअल आपके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपने रुपए की जो गिरावट है उसकी तरफ इशारा किया, उसको एक्सपैंड कर दिया बाय 5 बिलियन, और ऐसी इन्वायरमेंट में एक्सपैंड कर दिया जब दुनिया के अंदर रिसेशन है, अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स आर प्रैक्टिकली शट। तो नाउ इमीडिएटली ही हैज टू अरेंज फॉर अनदर $5 बिलियन एंड जो आपने रिहेबिलिटेशन का काम करना है जिसके एस्टिमेट्स $30 अरब के अब आ रहे हैं। तो ये हालात को भी थोड़ा सा सामने रखें, उनकी जो मुश्किलात हैं उसको भी सामने रखें, और मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा इस वक्त सबको अपनी सारी की सारी बाकी की एंगेजमेंट्स छोड़ के हुकूमत को मुस्तहकम करने की जरूरत है, ताकि हमारी जो जिम्मेदारी पहली उन आफतजदा लोगों की तरफ है, हम उनको रिलीफ और रेस्क्यू प्रोवाइड कर सकें और उनको रिहेबिलिटेट कर सकें। सियासी लड़ाइयां पॉज कर लें और उसके बाद जब
जब हम ये बहाल उनको कर लेते हैं तो फिर वहीं से कंटिन्यू। दो क्विक क्वेश्चन है। एक तो आपने कहा कोएलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन जितने भी स्टीयरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर है, वो तो सब आपके पास हैं। पीपीपी के पास तो फॉरेन ऑफिस और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो कोएलिशन कैसे आपको रोक रही है? देखें, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि ऑल डिपार्टमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखें, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो लोड है वो इकोनॉमिक टीम के ऊपर है, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूं ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट आप खड़े हुए थे। तो उसी की वजह से जो ज़िमनी इलेक्शन जिसकी तरफ ये इशारा कर रही है। मिफ्ता इस्माइल के ऊपर हमले क्यों होते हैं आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, मुझे नहीं मालूम। देखिए, मेरी तो ये कंसिडर्ड ओपिनियन है। अगर मेरा मिफ्ता साहब के साथ कोई गिला है तो इट शुड रिमेन विद इन द कन्फाइंस ऑफ द पार्टी। पब्लिक में आप उसको इश्यूज को मत लेके आए। आप अपनी गवर्नमेंट को खुद इस तरह से वीकन करते हैं जब आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री बाहर लाके करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं मिफ्ता साहब की पॉलिसी के साथ अगर डिसएग्री भी करूंगा, आई विल नेवर वॉइस इट हियर, बट आई वुड लाइक टू मैं आपसे एग्री करता हूं कि मुल्क के लिए मिफ्ता इस्माइल के पास इतनी ऑप्शंस नहीं थी और बड़ी अनफेयर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होती है। अंदलीप अब्बास साहब, आज इमरान खान साहब ने कल तो जो कुछ कहा था कहा, आज उन्होंने एक लॉन्ग मार्च जो कहा कि सितंबर के अंदर मैं कॉल दे दूंगा, इसकी क्या अहमियत है? हमें लगता नहीं कि वो कोई कॉल देंगे, हमें तो लगता है वो प्रेशर बढ़ाते हैं हुकूमत पे, लेकिन बार बार कॉल की क्या बात की है उन्होंने? देखिए, ये -1 का जो फॉर्मूला है, तो वो कहते हैं कि जब आप दूसरे की कब्र खोदते हैं ना, आप खुद उसमें गिरते हैं। ये सारे गिर चुके हैं, 15 चूचू के मुरब्बे, और ये सारे अब इन्होंने सबसे बड़ी कैबिनेट बना ली। लोगों को क्या दिखा रहे हैं? ये बेवकूफ़ समझते हैं कि यहाँ पानी के नीचे पाकिस्तान डूबा हुआ है। वो विक्टोरिया फॉल्स के पानी देखने गए हुए हैं, वहां याशियां कर रहे हैं। कोई 25 का डेलीगेशन लेके जा रहा है, कोई 40 का डेलीगेशन लेके जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल ये तो आप और कह रही हैं। मेरा तो क्वेश्चन ये था कि इमरान खान साहब ने जो कॉल की बात कर दी है वो क्या है? वो तो 50 लाख रुपया सिर्फ अपने कमरा सही करवाने में उन्होंने मिनिस्ट्रियल इनक्लेव में जो घर लिया उसके ऊपर रेनोवेशन पे लगा दिया, और टीवी पे आके वो रो रहे हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसा नहीं। ये समझते हैं लोग बेवकूफ हैं, लोगों के अंदर अकल नहीं है। लोग लेकिन जो कॉल की बात की इमरान खान साहब ने 2-2.5 घंटे पहले, 40 साल की याशियां हैं जी, तो कॉल जी बिल्कुल उन्होंने कॉल की बात की। मैं आपको बताऊं, उल्टा हिसाब है। मैं क्योंकि क्राउड में होती हूं, ये लोगों को रोक के रखा हुआ है हमने। लोग जो है वो बिफरे हुए हैं, मैं आपको बता रही हूं। अगर मैं उनका हाल बताऊं, जिस रात ये इनको अरेस्ट करने आए थे, मैं लिबर्टी में खड़ी थी, मुझे लोगों ने कहा कि हम जा रहे हैं, मैंने रोका, मैंने कहा वहां खून खराबा हो जाएगा, हम सब, क्योंकि एज अ पार्टी वी डोंट वांट इट। लेकिन आप ये कह रही हैं अमेरिका से मुंतखब होके आए हैं, डॉक्टर साहब जरा बता दीजिएगा। आप ये कह रही हैं कि कॉल का जिक्र करके इमरान खान साहब लोगों को रोकते हैं। आप ये कह रही हैं, मुझे जो समझ आ रही है कि कॉल का जिक्र करके इमरान खान साहब लोगों को रोकते हैं। कॉल जो है नो सॉरी, मैं ये कह रही हूं कि लोग, अगर हमने कॉल ना दी, लोग खुद निकल आएंगे, इसलिए हमने कॉल देनी है। नहीं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम करें कि सितंबर में, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? लास्ट क्विक कमेंट 30 सेकंड, क्या आप देखते हैं कि कोई ऐसी कॉल देंगे? नहीं, देखें, इनसे पूछने के लिए बात ये है कि आपका क्या ख्याल है कि कॉल होगी कोई? देखें ना, केपी के अंदर हुकूमत इनकी है, वहां से कॉल देनी है इन्होंने। पंजाब के अंदर हुकूमत चला के दिखाए ना, वहां पे, वहां किसके लिए कॉल देनी है? कॉल सिर्फ इस्लामाबाद के लिए देनी है। वो खुद कहते हैं इस्लामाबाद में तो पावर ही कोई नहीं है। पावर तो हमारे पास है, 80 अमेंडमेंट के पास तो है कुछ नहीं, 70% तो पाकिस्तान के पास है। तो ये अपने ही खिलाफ मतलब कॉलें दे रहे हैं। चले, वक्त हमारा खत्म हो गया। अंदलीप अब्बास साहिबा का बहुत शुक्रिया, अली परवेज मालिक साहब का शुक्रिया, आमिर गौरी साहब का बहुत शुक्रिया। और मेरा भी यही ख्याल है कि इमरान खान साहब जब कॉल की बात करते हैं स्टेज पे, उनको कॉल की देने की ज़रूरत ही अब स्टेज पे नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ाते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वो अपने चारों जो फेडरल यूनिट्स हैं उनके अंदर बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।